एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हिंदी के और CUET PG के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम जो है किस ईयर का पेपर लेके बैठे हैं, अब हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2022 वाला, क्योंकि 2021 का हो गया, 2022 का सॉल्व करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम 2023 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जैसा आप सबको पता ही है कि ये GS US तो मामला ही हट ही गया, जो रीजनिंग उजनिंग वाला आता था। तो 25 नंबर गायब, सीधे चलते हैं अपने 75 नंबर वाले हिंदी के सवाल पर। हिंदी का सवाल कहाँ है इसमें, हम आते हैं हिंदी के सवाल पर। ठीक है, तो अब इस पेपर में ना हो सकता हो आपको पिछले वाले क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन मिले भी, मतलब एज इट इज़ उठा के रखे हुए मिले। उसका बेनिफिट यही होता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का, कि आपको रखे रखाए क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द लिटरेच्योर एंद्वी हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। अब आप सबको पता ही होगा, ये जो है गारसा द तासी लिखते हैं और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल आएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया। सर्वप्रथम प्रयास किस चीज़ के, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया। तो शिव सिंह सेंगर ने नहीं किया है, गारसा दत्तासी ने नहीं किया है, वृष्ट बंधुओं ने किया है, लेकिन ये सर्वप्रथम नहीं किया है ना। यहाँ देखिए, यहाँ बात हो रही है किसकी, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो इसका आंसर हमारे सामने जॉर्ज ग्रियर्सन आ जाएंगे। तो राइट आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन है। ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, सीधे लगा देते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल संकृत्यायन ने कहा है। चलिए, रामकुमार वर्मा ने नहीं कहा, जयप्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, पता ही है आपको, और द्विवेदी जी ने तो आदिकाल कहा है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। अब देखिए, अब अगर आपने 2021 वाला प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हो मेरे साथ, तो आपको मालूम होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास पे सवाल आया था कि वो किसकी भूमिका में लिखा गया है, जहां हमने हिंदी शब्द सागर लगाया था। राइट आंसर है ना। अब यहाँ उसका क्या पूछा है, यहाँ पूछा है प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए, प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, 1929। ये आपको याद रखना होगा, 1929 इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष है। अगला, साहित्य प्रत्येक जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये तो सबने आपने सुना ही होगा, और इस पे तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं हुई, बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, किसने कहा। आवत जात पन्हैया टूटे बिसर गयो हरिनाम। अब देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, अब फिर मैं 2021 का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको दूसरी बार। 2021 का पेपर अगर आप उठाएंगे तो उसमें एज इट इज़ ये सवाल आया है, ये वाला। बस ये वाली लाइन नहीं ये वाली लाइन जो है काट दी है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये नहीं पूछा गया है। बाकी ये एज इट इज़ नीचे से उठा के लिया गया है। आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, है ना। तो ये किसने कहा है, ये कुंभन दास ने कहा है, जैसा हमने वहाँ भी देखा था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है। रामानंद को नहीं, वल्लभाचार्य को नहीं, निम्बार्काचार्य को नहीं, रामानुजाचार्य इसके सही उत्तर हैं। श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है, रामानुजाचार्य को। आगे, प्राकृतिक पैगम्बरम में संकलित कवि नहीं है। कौन संकलित कवि नहीं है। अब हमें इसमें देखना है कि प्राकृतिक पैगम्बरम जो रचना की गई है, ये इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये जो है आदिकाल में लिखा गया है। ठीक है, आदिकाल का एक ग्रंथ है और उसमें पूछा गया है कि नहीं है। अब यहाँ नहीं शब्द आते ही दोनों कान अपने खड़े कर लीजिए तुरंत। क्यों, क्योंकि बहुत टेढ़ा सवाल पूछने की प्रयास किया गया है। कौन नहीं है इसमें, अब देखिए कौन नहीं है इसमें। बब्बर हैं, विद्याधर हैं, जज्जल हैं, विद्यापति नहीं है। प्राकृतिक पैगम्बरम में संकलित कवि कौन नहीं है, विद्यापति। अब देखिए, अब हो सकता हो अगली साल यानी 2023 वाले में, या कोई वही बात नहीं कि 2024 में ही ये आ जाए कि प्राकृतिक पैगम्बरम में संकलित कवि कौन है। उसमें आप इन तीनों का नाम याद कर लीजिए, बब्बर हैं, विद्याधर हैं, जज्जल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हालावादी कवि कौन है। हरिवंश राय बच्चन, ये तो कहना ही नहीं है। नागार्जुन नहीं, सक्सेना जी नहीं, धूमिल नहीं, हरिवंश राय बच्चन इसके सही उत्तर हैं। आगे, निम्न में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है। अब देखिए, अगर आपको पता हो 2021
अगली बार रेफरेंस एक बार और 2021 में फिर ये रीति सिद्ध से पूछा है कि रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है। वहाँ सवाल क्या आया था, वहाँ सवाल आया था कि वहाँ आया था रीति मुक्त वाले पे मुक्त आया था, वहाँ रीति मुक्त आया था, यहाँ रीति सिद्ध आया है। और केशवदास के बारे में रीतिबद्ध से संबंधित भी एक प्रश्न आया था। अब 2021 वाला देखिए जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्या कहीं से भी, मेरे से ही नहीं कहीं खुद से भी देख लीजिए, और वो जो है आप वहाँ पाएंगे ऐसा सवाल, सेम टू सेम यही सवाल, मतलब ऐसा ही नहीं, मतलब इस भाव का सवाल। तो रीति सिद्ध धारा के कवि कौन हैं ये पूछा है। केशवदास नहीं, ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। घनानंद नहीं, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आलम नहीं, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बिहारी इसके सही उत्तर है। और देखिए बिहारी के बारे में एक सवाल वहाँ और आया था, सत सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, ये भी 2021 में आया हुआ सवाल है। ये सब सेट कवि हैं 2000, मतलब जो आते ही हैं एग्जाम में, आना ही है। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस चक को। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अब ये बहुत सिंपल सवाल है और मतलब इस पे तो क्या ही करें, पंत जी हैं इसमें। ऐसी कविताएं मोस्टली पंत जी ही लिखते हैं, प्रकृति व्यक्ति से ज़्यादा जुड़ा के। और प्रकृति के बारे में तो छायावाती सभी कवियों ने लिखा ही है, और ये चारों ही आप देख लीजिए छायावाती कवि, प्रसाद जी हो गए, निराला हो गए, या महादेवी वर्मा, या पंत, कोई भी। और इन पे सवाल आया भी है, 2021 में भी आया है। आगे अगला सवाल, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस विद्वान का है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे, नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब गोरखनाथ को, ये तो मतलब पता ही होगा सबको, है ना। आगे, सत सैया के दोहरे जो ना, देखिए ये मैंने पढ़ा था ना अभी, और यहाँ ये आया था उसमें 2021 में भी आया था, यहाँ भी सीखे सेम क्वेश्चन रिपीट। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। यहाँ सवाल बदला क्या है, सवाल बदल के आया है कि यह पंक्ति किस कवि की है। वहाँ पूछा गया था क्या, किसके बारे में है, तो बिहारी के तो बारे में ही है, देव ने नहीं लिखा है, घनानंद ने नहीं लिखा है, सेनापति इसके सही उत्तर है। आगे, निम्न में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? सेवा सदन नहीं, गोदान हाँ, गबन नहीं, निर्मला नहीं, मतलब गोदान इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा विरचित मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है? अब ये जो सवाल आया है ना, ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में और मैला आंचल के बारे में, मैला आंचल का मेंशन ये 2021 के पेपर में भी था और यहाँ 22 में भी है ना। तो एक बार मतलब ऐसा कुछ नहीं कि पूरा उपन्यास ही पढ़ने बैठ गए क्योंकि समय नहीं है, पर एक बार मोटा मोटी देख लिया जाए पात्रों को, है ना। कौन नहीं है ये पूछा है। प्रशांत जो है उसका पात्र है, कालीचरण जो है उसका पात्र है, बलदेव जो है उसका पात्र है, जयदेवपुरी उसका पात्र नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? मतलब ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम एज इट इज, यही सेम क्वेश्चन विथ सेम वर्डिंग, यही सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2021 में रामधारी सिंह दिनकर इसके सही आंसर है। होरी किस उपन्यास का पात्र था? यार बहुत फेमस है, मतलब क्या 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 कहना, गोदान। अच्छा, किसने लिखा है? सबको पता ही होगा, इसमें क्या पूछना यार, प्रेमचंद। वैसे निम्न में से व्यंग्य विधा का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ये भी सेम क्वेश्चन एज इट इज 2021 से उठा के रखा गया है, एज इट इज क्वेश्चन आप देख सकते हैं जाके। दोपहर का भोजन कहानी के रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई नहीं, अमरकांत राइट आंसर है, भगवती चरण वर्मा नहीं, विश्वनाथ शर्मा कौशिक नहीं। भगवती चरण वर्मा का एक बहुत प्यारा उपन्यास चित्रलेखा, आपको मतलब पढ़ना चाहिए एक बार, बहुत प्यारा है। स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? ठीक है, स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? रामविच बेनीपुरी नहीं, महादेवी वर्मा हाँ, महादेवी वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता, अब देखिए हमारे सिलेबस में ना, ये हमारे सिलेबस जब आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है रचनाएं और रचनाकार, उसके साथ अन्य गद्य विधाएं वाला हिस्सा भी है। तो ये जो सारे प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न वहीं से आए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान बहुत बहुत प्यारी और बहुत फेमस किताब है ये, नामवर सिंह की, है ना।
आगे, निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है? किसकी? देश विभाजन की त्रासद घटना को। ठीक है, परख नहीं, झूठा सच राइट आंसर है इसका। नदी के द्वीप अज्ञे का है, नहीं वो नहीं। ठीक है, परिशिष्ट भी नहीं। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? हाँ, आमतौर पर हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ मास्टर होते हैं जो मतलब हिंदी के सम्मान में राष्ट्रभाषा कह देते हैं, है ना, लेकिन राष्ट्रभाषा कहने के लिए है, पर मूलतः संविधान के अनुसार कौन सा दर्जा प्राप्त है? वो है राजभाषा का। ठीक है, पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? टेक्निकल, ऑफिशियल, नॉन टेक्निकल, नॉन ऑफिशियल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है टेक्निकल। ठीक है, आगे चलिए। आगे जब हम आएंगे तो अगला सवाल, ये सवाल छूट गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल है यार, 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? एप्लीकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रतिवेदन, आवेदक, आवेदन या ज्ञापन? आवेदन इसका सही उत्तर है, ये आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, है ना। ये भी देखिए हमारे यहाँ जो जनसंचार में आया, या प्रयोजन मूलक हिंदी मूलता, प्रयोजन मूलक हिंदी का ये सारा सवाल आ रहा है ना। निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? फिर नहीं आया, एकदम कान वान खड़ा कर लिया करो एकदम सीधे, नहीं आते ही। सरकारी पत्र होता है, समाचार पत्र होता है, व्यापारिक पत्र होता है, सामाजिक पत्र कुछ नहीं होता, है ना। तो सामाजिक पत्र इसका सही उत्तर है। आगे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? देखिए, जनसंचार व माध्यम जो आया ना, वो सिलेबस का हमारे हिस्सा है, उसका सवाल ही आया। जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? क्या क्या? समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। अब ये देखिए, ये श्रव्य संचार माध्यम है भाई, इससे सुनाई थोड़ी देता है, नहीं। दृश्य संचार माध्यम है, शब्द संचार माध्यम है, या विज्ञापन संचार माध्यम है? दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता। हाँ, शब्द संचार माध्यम है, तो इसका सही उत्तर क्या है? शब्द संचार माध्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंडमार्दन। ये भी एज इट इज़ 2021 का उठाया हुआ सवाल है, वहाँ से लाया गया है। चलिए आगे, डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है ना। डेमी ऑफिशियल लेटर ये है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, सरकारी पत्र नहीं। अब ये आपको पढ़ेंगे ना तो वो आ जाएगा प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये पत्र पत्रिका आएगा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है वो भारतीय हिंदू में चलाई गई थी। अब ये सवाल आया कि किसके द्वारा चलाई गई थी, ये पत्रिका वाला जो मामला है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। इसका सही उत्तर आपके सामने, आपको लोगों को पता ही होगा, और वो है क्या? बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप चलाया था। चलिए, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चलो 3। इसके बाद आगे देखते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किस आचार्य का कथन है? अच्छा, कथन देखिए 2021 में भी जब हम देखेंगे तो वहाँ भी कथन पूछा गया है, वहाँ भरत मुनि का कथन पूछा गया है रस सिद्धांत को लेकर। यहाँ शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामह का कथन है और बहुत फेमस कथन है। ठीक है, भामह राइट आंसर है। आगे चलिए, निम्न में से अभ्यास के अंतर्गत आता है? क्या अभ्यास के अंतर्गत आता है? मतलब अभ्यास किसके अंतर्गत आता है? सॉरी, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन या काव्य अलंकार? इसका सही उत्तर होगा काव्य हेतु। काव्य हेतु जो है इसका राइट आंसर है कि काव्य हेतु के अंतर्गत ये आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो 62वां सवाल ये रहा। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किसके अंतर्गत रखा गया है भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार? क्या ये काव्य लक्षण है, या काव्य हेतु है, या काव्य प्रयोजन है, या शब्द शक्ति है? तो शब्द शक्ति तो ऐसे ही नहीं है, एकदम खत्म हो गया। काव्य लक्षण भी नहीं है, काव्य हेतु भी नहीं है, इसका राइट उत्तर है काव्य प्रयोजन। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को काव्य प्रयोजन के अंतर्गत रखा गया है भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? ये बहुत स्पेसिफिक सवाल आता है, इसके 5 प्रकार हैं। आगे बढ़िए। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन घटित होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। आगे बढ़िए। सन 1956 में देश में अकाल पड़ा था, यह वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है? सन 1956 में देश में अकाल पड़ा था। अब था देखते ही इसमें क्लियर हो जाता है भाई ये भूतकाल है। लेकिन ऑप्शन देखिए, पेपर बनाने वाला कम थोड़ी है, उसने चारों ऑप्शन दिया है भूतकाल का, मतलब होते ही हैं प्रकार, तो पूर्ण भूत, संभाव्य भूत, संदिग्ध भूत या आसन्न भूत। अब ये 1956 क्लियर हैं, ये क्लियर हैं
तो क्लियर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब क्लियर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णभूत। आगे बढ़ो। अब ये देखिए सवाल कि नीचे दिए गए कथन हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन ए और कारण आर देखिए। अभिकथन ए क्या कहता है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। ठीक है भाई, एकदम सही बात है, दी है। रामचंद्र शुक्ल के अवचेतन में वीरता के प्रति एक आकर्षण था, जो कि एकदम सही बात है। भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल में इसके लिए अवसर न था, इसलिए यह नाम आदिकाल को ही दिया जा सकता था। एकदम सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। आगे बढ़िए। अभिकथन देखिए, मध्यकालीनता अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता की प्रवृत्तियों की वाहक होती है। एकदम सही बात है, गुड। आगे, आधुनिकता ने मध्यकालीनता को विस्थापित कर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और जनतंत्र की चेतना का प्रसार किया। ये भी सही बात है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सवाल नंबर 68 क्या है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का अमूल्य योगदान है। एकदम सही बात है, कलकत्ता में खोला गया था। ठीक है, आगे, औपनिवेशिक शासक खड़ी बोली का प्रसार कर देश भाषाओं को हाशिए पर धकेलना चाहते थे। ये भी एकदम सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन हमें देखना है कि व्याख्या किसकी सही है। ये देखिए, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ सही उत्तर क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है तो बिल्कुल नहीं, सही व्याख्या तो नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये फिट बैठता है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों को साहित्यिक रूप दिया। हाँ ठीक है भाई, एकदम सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। आगे बताइए। भारतेंदु पारसी नाटकों की सस्ती रुचि से असहमत थे, इसलिए वे गंभीर नाटकों के पक्षधर थे। अब देखिए, इसलिए वो गंभीर नाटकों के पक्षधर थे और इसीलिए भारतेंदु ने नाटकों को साहित्यिक रूप दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़िए। भारतेंदु युग नव जागरण की चेतना का युग है। ठीक है, सही बात है। भारतेंदु युग में सामाजिक आंदोलन के प्रभाव से जनता में नव चेतना का उदय हुआ तथा विधवा विवाह, सती प्रथा, नारी शिक्षा, अंधविश्वास और अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली रचनाएं लिखी गई। अब ये भी देखिए, अब इतना सब कुछ हुआ, इसीलिए तो वो नवजागरण चेतना का युग है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक समस्या प्रेमचंद की चिंता का मुख्य विषय थी। एकदम सही बात है, हम उनके रचनाओं में भी देख सकते हैं इस चीज़ को, तो है ना, क्लियर है। अब आगे देखिए कि कहाँ गया, स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से गहराई से जुड़े होने के कारण प्रेमचंद सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे। ऐसा वो मानते थे, इसीलिए तो उनके लिए ये मुख्य चिंता का विषय थी, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे, प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। हाँ भाई ठीक है, सही बात है। उपनिवेशवाद और सामंतवाद का विरोध, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श मुक्ति चेतना को लोकव्यापी बनाने में प्रगतिशील आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, एकदम सही बात है, तभी तो वो एक वैचारिक आंदोलन माना जाएगा। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऐसे सवाल कई आएंगे, मतलब ऐसे सवाल पेपर में भी आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइप के सवाल। तो इसको जितना कर सकते हैं उतना करिए, या तो हाँ ये प्रीवियस ईयर जब हम हमारे साथ आप करेंगे ना तो उसमें ही क्लियर हो जाएगा। साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, लगाओ। हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, आगे देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आगे भाई साहब देखिए, ग्रियर्सन साहब आ गए, जॉर्ज ग्रियर्सन। शिव सिंह सरोज मतलब ग्रियर्सन जी के पहले लिखा था उन्होंने। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, हाँ इन्होंने सबसे पहले लिखा था भाई। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डी। ये किसका है, ये वाला, ये देखिए सवाल भी ऊपर आया था, ये किसका है, इस्तवार द लिटरेचर। ये किसका है आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ये ऊपर बता चुका हूँ क्योंकि मैं। अब पहला डी आ जाएगा, पहला डी सी बी और ए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ है भाई, डी सी बी और ए। ठीक है, मारो आगे बढ़ो।
निम्नलिखित कवियों को उनके रचना काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उनकी रचना काल की, चलो, नूर मोहम्मद, असद जैदी, अमीर खुसरो या मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखना है कि इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है, मतलब पहले जो सबसे पुराने कवि वो होंगे, वो आएंगे। कौन है इसमें से? अमीर खुसरो। उसके बाद ये तीनों आ जाएंगे भक्ति काल के टाइम में। अब यहाँ देखो सी ऑप्शन कौन कौन सा है, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचे, तीसरा और पहला। ठीक है, सी के बाद कौन है? सी के बाद आ जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। सी के बाद डी कहाँ ऑप्शन है? बस ये बात ठीक है, ठीक, क्लिक हो गया, आगे बढ़ो। यानी इसका आंसर ए इसका राइट आंसर है, मतलब 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए नाटकों को। चलो, अजातशत्रु, आगरा बाजार, कोर्ट मार्शल या अंधेर नगरी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी सबसे पहले आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है भारतेंदु में लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अब आगे देखिए, बस खत्म हो गया यार, पहला आंसर राइट है, डी ऑप्शन, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एलिमिनेट करके कोई आंसर्स को निकालने की कोशिश करो, ज़्यादा बेहतर निकलेगा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। प्रथम प्रकाशन वर्ष मतलब पहला प्रकाशन किसका हुआ? मैला आंचल, परीक्षा गुरु आ गया, बात खत्म। परीक्षा गुरु का सबसे पहला प्रकाशन हुआ। बी कहाँ है? अब ये दोनों खत्म हो गया, ये बचा है और ये बचा है। बी के बाद ए बोल रहा है ये मैला आंचल, जो कि गलत है भाई साहब। ठीक है, अब जो कि गलत है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4। चलो आगे बढ़ो। अब 4 में क्या क्या देख लो एक बार। परीक्षा गुरु के बाद गोदान है, गोदान के बाद मैला आंचल है, फिर शेखर एक जूनी है, एकदम सही है। चलिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। जन्म वर्ष के अनुसार सबसे पहले जन्म किसका हुआ? सरहपा, बात खत्म। सी कहाँ है? डी मारो, मतलब बी इज द राइट आंसर। चलो बी लिखो यार, हाँ बी इज द राइट आंसर। चलो, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ये वाले बहुत सवाल आ गए यार। कवित्र रत्नाकर, प्रिय प्रवास, दोहा कोश या विनय पत्रिका। दोहा कोश सबसे पहले आ जाएगा। सी कहाँ है भाई? ये खत्म हो गया, मतलब डी और बी का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। जब डी और बी का ऑप्शन ही खत्म हो गया तो बचा क्या? चलिए आइए, बचा ये कि दोहा कोश हमने देखा। दोहा कोश के बाद क्या आना चाहिए? दोहा कोश के बाद हमारे पास आना चाहिए विनय पत्रिका तुलसीदास जी की। उसके बाद ये रीतिकाल के ग्रंथ हैं, है ना। तो सी के बाद डी आना चाहिए, यहाँ खत्म हो गया ये, सी के बाद डी, यानी इसका आंसर सही तीसरा है। चलिए आगे बढ़िए। ये तो बी लग रहा है, बी नहीं है भाई, इसका सही आंसर है 3। चलो, निम्न कहानियों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है भाई, लाओ। शरणार्थी, फेंस के इधर उधर, पूस की रात, उसने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था सबसे पहले आएगा, उसने कहा था डी। बस बात खत्म, एलिमिनेट करो बाकी सबको, देखना है क्या है। बिहारी, गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। हाँ ठीक है, एकदम सही बात है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि के रूप में विख्यात हैं। ये भी एकदम सही बात है, यानी कथन ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या आएंगे यहाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कृतित्व सांकृतिकालीन चेतना का रूप है। भारतेंदु के काव्य में मध्ययुगीन परिपाटी का न तो अनुसरण है न प्रभाव। यार ये तो देखो गलत बात है कि मध्ययुगीन परिपाटी का ना तो अनुसरण है ना प्रभाव। प्रभाव तो मतलब स्वाभाविक बात है, प्रभाव तो होगा ही उनके उसमें, है ना। लेकिन 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 ये बहुत लॉजिकल बात है। ठीक है, प्रभाव होगा, पर हमें क्या देखना है? वो खिलाफ थे ना, चूंकि वो खिलाफ थे, यानी कृतित्व संकृतिकालीन चेतना का रूप है। और मतलब क्रांतिकालीन कैसे होगा? क्रांतिकालीन होगा कैसे? क्रांतिकालीन होगा तब जब 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 अरे यार ये हटेगा कैसे? हटाओ, ये छोड़ो, जैसे भी हटो। अब क्रांतिकालीन होगा कैसे? क्रांतिकालीन होगा तभी ना जब उनमें मध्ययुगीन परिपाटी का ना तो अनुसरण होगा ना प्रभाव होगा। अगर प्रभाव या अनुसरण है तो क्रांतिकालीन चेतना नहीं हो पाएगी ना, इसलिए ये दोनों राइट हैं। चलो ए, क्योंकि अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि भैया मध्ययुगीन परिपाटी का प्रभाव तो होगा ही, तो ये मैं आज की परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूँ। तो आपको आज की परिप्रेक्ष्य नहीं देखना है, आपको देखना है उस व्यक्ति के समय की परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि उसके समय से उसका मूल्यांकन करिएगा परीक्षा में, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा दोस्त। आगे, हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन ज्योतिबा बाई फूले ने किया। नहीं यार, गलत बात है। ठीक है, नहीं किया।
मतलब इन्होंने बहुत काम किया पर हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन नहीं किया। द्विवेदी युग में नवजागरण की धारा अवरुद्ध हो गई, मतलब अवरुद्ध मतलब खत्म हो गई, नहीं, ठीक है। इसका कहाँ गया, यानी कथन 1 और 2 दोनों गलत है, यानी इसका मतलब ये राइट आंसर है बेसिकली। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सही आंसर हो जाएगा 2। चलो आगे। प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है, एकदम सही बात है। प्रयोगवाद में बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता पर को अधिक महत्व दिया गया, नहीं है छायावाद में दिया गया था यार, ठीक है। तो इसलिए 1 सही है 2 गलत है, 1 सही और 2 गलत, ठीक है। 1 और 2 दोनों गलत, नहीं ये गलत आंसर है यार, 1 सही लेकिन कथन 2 गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में सामंतवाद और महाजानी सभ्यता का जटिल स्वरूप उभर कर आया, ठीक है सही बात है। प्रेमचंद की रचनाओं में जनवादी चेतना का नितांत अभाव दिखाई पड़ता है, ओहो हो, नहीं 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 ये गलत बात है दोस्त, ठीक है, ये आप नहीं कह सकते प्रेमचंद के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आएंगे तो सवाल मिलेगा, कहानी में जीवन के एक भाग के व्यक्तित्व, ये ठीक है। उपन्यास में जीवन के संपूर्णता व्यक्त करना संभव हो पाता है, एकदम सही बात है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, जनता की चित्रवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है, उसी परिभाषा का मतलब एक्सटेंड है थोड़ा। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक कर सकता है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आ जाएगा, निम्न में से कौन भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि कौन है, तुलसीदास हैं, हाँ हैं, कबीरदास हैं, हाँ, चंद्रप्रदाय नहीं है। देखो ना यार, ए और बी दो में आ गया, ई कहाँ है, नानक हैं, देव नहीं है, यानी ए बी 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ो। निम्न में से कौन से आदिकालीन ग्रंथ हैं, हमीर रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, सूरसागर तो नहीं, बीजक भी नहीं, कहाँ गया हमीर रासो, ACD ऑप्शन कहाँ है 1। चलो मारो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा, पढ़ लो भाई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, तीनों मतलब चबा जाओ, जैसे खा सकते हो खा लो। रीति मुक्त कौन है, बोधा है, ठाकुर हैं, घनानंद है, ACD राइट आंसर है, सी इसका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन से उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित हैं। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यार, पिछले 2021 में भी आए थे ये चीज़। परती परिकथा उनका है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैला आंचल उनका है, ये भी ठीक सही बात है ना। तो इसी के आधार पे देखिए, मान लीजिए केवल हमें यही दोनों मालूम है, हमें तीसरा नहीं मालूम है, क्योंकि दोनों उनके बारे में फेमस है, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है ना। इसी के आधार पर देखते हैं, तो सी और ई कहाँ है, देखो पहला आंसर सही है, बात खत्म, आगे बढ़ो। वैसे ए इसको देख ही जा लियो, जुलूस तो सही है। चलिए, निम्न में से प्रेमचंद द्वारा विरचित कहानियाँ कौन सी हैं। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफानी, तो यार बहुत सिंपल है, BCD कहाँ गया। चलो आगे बढ़ो, ऐसे ही 24 में पेपर आ जाए, मज़ा आ जाएगा। निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं, प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, यानी ABD राइट आंसर है, बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, प्रेमचंद और उनका युग। अब प्रेमचंद और उनका युग उनके द्वारा लिखा गया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं पता है ना, तो और कुछ जो फेमस हैं वो आपको मालूम है, उसके आधार पर अगर आप देखना शुरू करें तो भी आप जो है उत्तर के करीब पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं एलिमिनेशन, मतलब एक को एलिमिनेट करो, दूसरा अपने आप सही लिखेगा, दूसरे को एलिमिनेट करो, तीसरा अपने आप सही दिखेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके पहुंचा जाता है। चलिए अब देखिए इसका राइट आंसर जैसे क्या होगा। कामयानी एक पुनर्विचार तो उनका है ही नहीं, तो प्रेमचंद और उनका युग उनका है, कबीर उनका नहीं है, निराला की साहित्य साधना उनका है, और भाषा और समाज उनका है, यानी BD वाली, और ये तो फेमस ही है यार सारा ही, ठीक है। 94 आओ, इनको मिलान करना है, ठीक है। इनको मिलान करने पे हम आएंगे तो मतलब इतना कुछ खतरनाक नहीं है। सूरदास को सूरसागर से लगाइए, सूरदास को सूरसागर से लगाइए, कबीर को बीजक से लगाइए, कबीर को बीजक से लगाएंगे, यानी जायसी को आप पद्मावत से लगा दीजिए, तुलसीदास को भैरव रामायण से लगा दीजिए। ए का है भाई साहब क्या, ए का है 3, ए का 3 2 जगह है, बी का देखो जायसी का है 4, 2 इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। अब आइए आगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। यहाँ भी देखिए बहुत काम बढ़िया लगेगा। जैसे कालिदास के बारे में आपको पता है कालिदास हजारा है, बिहारी के बारे में आपको पता है कि बिहारी सतसई है, बस बाकी आपको नहीं मालूम। अब देखिए ए का 3 कहाँ है, लो यार ख़त्म पहले में बार में, तो उतना कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इस पर, यानी ए इसका राइट आंसर है,
ठीक है। परीक्षा गुरु चंद्रकांता बाण भट्ट के, ये बाण भट्ट की आत्मकथा के बारे में 2021 में भी आया है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मान लीजिए केवल आपको यही मालूम है। सी का 4, एक ये 2 आंसर कट गया, यानी या तो 2 होगा या तो 4 होगा, 2 होगा या तो 4 होगा, दोनों में से कोई एक ही उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का सेम है ही, बी का देख लेते हैं, यानी चंद्रकांता। चंद्रकांता किसने लिखा है? देवकीनंदन खत्री। ये भी सिंपल है यार, ये भी उतना मुश्किल सवाल है नहीं, ये पता ही होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये उनके जो है ना, ये उनके निबंध है बेसिकली, जो उन्होंने निबंध लिखा है ना। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है नाटक। मान लेते हैं यही दोनों पता है। वैसे महादेव वर्मा का श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, ये भी शायद 2021 या 2022 में आया है, कहीं तो आया है ना। ये देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी ए का 3, ये का 3। चलो हटाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 98 आ गया, 98। पार्टीशन, चीफ की दावत। चीफ की दावत के बारे में सबको पता होगा, भीष्म की सानी, मतलब भीष्म सानी, ठीक है। अब इसी से देखते हैं B1 राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। 99 रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और गंगा प्रसाद पांडे। ये भी मतलब उतना, ये ऐसे वाले क्वेश्चन बेसिकली एलिमिनेशन मेथड पे खेलो। इन 4 में 1-2 तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, है ना। लेकिन आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। जैसे आपको रामकुमार वर्मा के बारे में पता है कि कबीर का रहस्यवाद इन्होंने लिखा था, ये तो क्लियर है। इसके बाद आपको रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पता है कि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को बहुत उनके प्रिय थे। इन दोनों का आधार पर देखते हैं। ए का 3 हटाओ, पहले ही आधार पर मिल गया। चलो आगे बढ़ो। अब ये देखिए वही सेम चीज़ यहाँ आई है ना। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप दिमाग जब लगाएंगे ना, तो यहाँ आपका दिमाग लगेगा कि भाई यहाँ गोपाल चंद गिरिधर दास, इनका क्या है? नहुष। अब यहीं से देखते हैं। ए का 1 बात खत्म। तो ये हो गए टोटल हमारे कितने? 75 सवाल। 75 सवाल हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? अब हमने 2021 ख़त्म कर दिया भाई। अब हमने 2022 ख़त्म कर दिया भाई। अब हम कल लेके आ रहे हैं 2023। कल हम 2023 को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम जो है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम DU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया या JNU हो गया, इन सब जगह जो आए हुए यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें उठाएंगे और फिर उन्हें निपटाएंगे। लेकिन वही क्वेश्चंस जो अपने सिलेबस में मेंशन है, CUET वाले, तभी तो बेनिफिट होगा। सारा करके क्या कर लेंगे यार, है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में 2023 के क्वेश्चन के पेपर के साथ।